नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसरिंग की। जैसे कि मैंने एक रिसेंट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एजेंट और क्लाइंट्स के बारे में बोला था, लेकिन वीडियो लॉन्ग होने की वजह से उसमें से क्वेश्चन एंड आंसरिंग की बात नहीं हो पाई थी। सो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन एंड आंसरिंग आपसे करूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके ओर से पिक किए जाते हैं और लास्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो मेरी ओर से क्रिएट किया जाता है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन ऐसा डालता हूं कि आपको थोड़ी सी और नॉलेज मिल जाए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें। जिसने भी स्लोवाकिया के वीज़े के बारे में या किसी भी टीआरसी कार्ड के बारे में फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी हो वो मुझे यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक भाई का क्वेश्चन आया है, भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई एजेंसी और कंपनी में क्या फ़र्क होता है। बहुत से ब्लॉगर लगा लो या एजेंट बहुत से ये बोलते हैं कि जब भी आप अप्लाई करो, जहाँ इंटरव्यू करो, जहाँ आप ऐसे लगा लो कि आप एम्बेसी में जाओ, तो वो बोलते हैं कि एजेंसी और कंपनी का नाम याद रखना। तो भाई क्या सीन है, कंपनी और एजेंसी अलग अलग होती है कि एक ही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एजेंसी का नाम है के एजेंसी SRO या ए एजेंसी SRO, क्योंकि एजेंसी SRO के नाम से बहुत ही ज़्यादा स्लोवाकिया में आपको एजेंसीज देखने को मिलेगी और कंपनी भी वो सेम ही सिमिलर ही होती है, वो ही कंपनी होती है, वो कंपनी का नाम होता है। मैं एक्चुअली मैं बताऊं तो ठीक है, कहने का मतलब है जो एजेंसी होती है भाई वो कंपनी का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है उसका नाम है के एजेंसी SRO, ए एजेंसी SRO। ठीक है, ये सीन होता है। अगर आपको कोई भी बोले कि आपको एजेंसी और कंपनी का नाम याद रख लो, तो कंपनी का नाम याद जो मैंने बोल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल के एजेंसी, तो सिमिलर सी बात है, उसमें कोई आपको दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक सिमिलर सा क्वेश्चन है, मेरे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्वेश्चन में पता क्या पूछ रहे हैं, जे एजेंसी कैसी है। काफ़ी एजेंसियों के नाम लेते हैं, जैसे कोई लिंक्टर बोलता है, कोई ए एजेंसी बोलता है, कोई लिंक स्टार बोलता है। बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो मतलब कि स्लोवाकिया में है। फिर मेरे को पूछते हैं कि भाई इनकी कंपनी का बिहेवियर कैसा है। तो मैं भाई आपको एक बात ना क्लियर कट आउट करता हूँ, आप किसी भी एजेंसी में चले जाओगे ना, वहाँ की एजेंसी का बिहेवियर ऑल गुड ही होता है हमेशा। अगर कोई दिक्कत आपको आएगी भी तो वो आपकी वजह से आपको दिक्कत आएगी, वो आपका रीज़न ही निकलेगा या आपकी कोई प्रॉब्लम होएगी जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई मतलब कि वहाँ इशू होएगा। ठीक है, कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी कंपनी में चले जाओगे तो सीधी सी बात है भाई, आपको काम करना वहाँ और आपको वो पे स्केल देंगे। अकोमोडेशन वो कंपनी कोई, बहुत सी कंपनी ऐसी है जो अकोमोडेशन फ्री में देती है और बहुत सी कंपनियां ऐसी भी है जो अकोमोडेशन फ्री में नहीं देती, लेकिन वो आपको क्या होता है, जो रेंट होता है रूम का, जो अकोमोडेशन का जितना भी खर्चा आता है वो कंपनियां पे कर देती हैं आदमी को, और आदमी या एम्प्लॉयर को, और फिर एम्प्लॉय अपने पॉकेट के हिसाब से अपने लिए रेजिडेंसी चूज़ कर लेता है। रही बात रेजिडेंसी की, तो हाँ ईज़िली मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई ऐसा सीन नहीं है जैसे पोर्चुगल या स्पेन में आपको देखने को मिलेगा कि रेजिडेंसी ईज़िली नहीं हो पाती, लेकिन अगर आप स्लोवाकिया में हो तो आपको ईज़िली रेजिडेंसी जो है मिल जाएगी। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और एक भाई का क्वेश्चन आया। भाई ने बोला है कि भाई मार्च की 6 तारीख को मेरी बायोमेट्रिक हो गई थी और कब तक मेरा वीज़ा जो है मेरे को लग कर आ जाएगा। तो मैं ना एक वैसे आपको नॉर्मली सभी को बताता हूँ भाई, जब भी बायोमेट्रिक हो जाती है तो कम से कम पेशेंस रखा करो 15 डेज़ का। ठीक है, 15 डेज़ लगा लो, ऐसे होते हैं जो कि काम आपके पासपोर्ट की ओर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 15 डेज से ऊपर हो चुके हैं लेकिन आपका वीज़ा लगकर जहाँ आपको कोई मेल या कोई मैसेज ऐसा नहीं आया आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आपने बायोमेट्रिक के टाइम फिलअप किया था, तो आप उसके बाद में मैसेज करना ट्राई किया करो, पेशेंस रखा करो भाई। मैं कह रहा एक आदमी को नहीं बोलूँगा, मैं सभी को बोलूँगा पेशेंस रखा करो। मैंने
जो रिसेंट ही वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने यही बोला था कि आपको कि जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है उसके बाद में जो टाइमिंग लगता है इंडिया की एम्बेसी या इमिग्रेशन, जो भी आप समझना चाहते हो, जो भी आप समझ लोगे, उसका टाइम पीरियड चलता है। जो उसके पहले टाइम पीरियड होता है वो आपके एजेंट के हाथ में होता है। ठीक है, कहने का मतलब वहाँ जो काम पहले होता है बायोमेट्रिक है वो आपका एजेंट करता है, लेकिन जब बायोमेट्रिक हो जाती है उसके बाद एम्बेसी का काम होता है। ठीक है, समझ गए हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका टॉपिक था ना ये क्लियर थोड़ा सा हो गया होगा, क्योंकि उससे पहले का टाइम जो होता है भाई वो काउंट नहीं करना चाहिए, वो आपके एजेंट पर डिपेंड होता है। आप एजेंट से बात करो कि भाई क्यों डिले हो रहा है। हाँ, अगर आपकी बायोमेट्रिक हो चुकी है उसके बाद 15 डेज निकल चुके हैं, आपका वीज़ा नहीं निकला, फिर आप किसी को भी क्वेश्चन किया करो कि हाँ भाई मेरा अब इतना टाइम हो गया है तो मेरे को कब वीज़ा मिलेगा। ठीक है, बहुत से मैसेज ऐसे करते हैं भाई मेरे को 6 मंथ हो गए हैं, भाई मेरे को 8 मंथ हो गए, भाई मेरे को 3 मंथ्स हो गए हैं। भाई वो एजेंट टाइम लेता है, वो एम्बेसी टाइमिंग नहीं लेती। आज की डेट में अगर हम वीज़ा रेशो की बात करें, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, वीज़ा रेशो अच्छा है, अच्छा चल रहा है, अगर आपने अच्छे से पेपर लगाए हैं, पीसीसी लगाई है, साथ में पासपोर्ट वाली पोस्टल करवाकर वीज़ा जो है वीज़ा लगकर मिलेगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी क्लियर होगी इस बात भाई। अगर आपके क्वेश्चन की तो भाई मैं आपको क्लियर कट आउट कर देता हूँ, थोड़ी सी पेशेंस करो, 10-15 दिन वेट करो, आपका जो है वीज़ा लगकर आ जाएगा। एक भाई का मेरे को और क्वेश्चन आया था, भाई ने मेरे को बोला था कि भाई पहले मेरा वीज़ा तो था लग गया था, लेकिन मेरे को कंफर्मेशन भी आ गई थी और फिर मेरे को मतलब कि रिफ्यूज़ल कर दिया गया। तो भाई मेरे को समझ में नहीं आया कि आज स्कैम है क्या है। भाई मैं आपको क्लियर कट कर देता हूँ, जो यूरोप की कंट्री होती हैं, जो शेंजन कंट्रीज होती हैं भाई, उनका जो वीज़ा होता है वो पासपोर्ट पर लगकर स्टैंपिंग लगकर आपके घर में आएगा। अगर आपको रिफ्यूज़ल भी आई होगी तब भी वो आपके घर पर ही आएगा, जो भी आपके चाहे एजेंट ने एड्रेस दिया है चाहे आपने एड्रेस दिया है वहां पर आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको रिफ्यूज़ल आई है, क्या आपको वीज़ा लग कर है। रही बात रिफ्यूज़ल की, रिफ्यूज़ल में कुछ भी आपके पासपोर्ट पर नहीं लगा होगा, उसके साथ में एक डॉक्यूमेंट होगा जिस पर आपको रीज़न मेंशन होगा कि आपकी रिफ्यूज़ल क्यों आई है और आपको रिफ्यूज़ल दे दी गई है। ठीक है, ऐसे ही होता है। ये यार जो बातें आप कर रहे हो ये तो अगर तो आपको सीरियसली ये बात सच है तो भाई आपके साथ स्कैम या फ्रॉड हो रहा है। अगर आप ऊपर से ये बात कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा मेंटली थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। ऐसी बातें जो होती हैं ये जस्ट एक अफवाह होती है। अगर आप सोचते हो कि ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जो काम लीगलाइज होता है वो होता है कि आपके पासपोर्ट जो है आपके एड्रेस पर ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक भाई ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि भाई जो पोस्टल होती है क्या वो पटियाला हाउस दिल्ली वाली चाहिए कि कोई और भी ऑफिस होता है। तो मैं आपको क्लियर कट आउट करता हूँ, जो पासपोर्ट पोस्टल होती है पीसीसी, पासपोर्ट वाली पीसीसी जो पोस्टल होती है भाई वो पटियाला हाउस दिल्ली वाली ही चाहिए। वो मोर साइनिंग वगैरह जो भी जैसे भी प्रोसेस है, मैंने वो वीडियो डाली भी हुई है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो कि कैसे पीसीसी बनती है, कैसे पीसीसी का काम होता है। वो सभी का सभी पटियाला हाउस से ही वेरीफाई होकर फिर आपको सबमिट करनी होती है अपनी फाइल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई ये जो 3 मंथ वाला वीज़ा होता है क्या उसमें बैंक स्टेटमेंट लगती है, क्या 1 ईयर वाले वीज़े पर भी बैंक स्टेटमेंट लगती है कि नहीं लगती है। मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे को थोड़ा क्लियर कट आउट करो। तो भाई बहुत से केसों में स्टेटमेंट्स लगती हुई है 3 मंथ वाले वीज़े में, और 1 ईयर वाले में बहुत से केसों में नहीं भी लगती। कहने का मतलब है ये आपके एजेंट पर डिपेंड करता है क्या वो स्टेटमेंट आपकी मांगता है कि नहीं मांगता है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो मेरे को एजेंट जानता है जिसका मैं आपको बोलता हूँ कि भाई वो बैंक स्टेटमेंट नहीं लेता। 3 मंथ वाले वीज़े में भी बैंक स्टेटमेंट नहीं लेता, वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा और आपका पासपोर्ट, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह लेगा और कुछ नहीं लेगा, वो भी स्कैन करके आपको वापस कर देता है। ठीक है, अगर रही बात स्टेटमेंट की तो भाई अगर एजेंट मांग रहा है तो 3 से 4 लाख की ठीक है स्टेटमेंट लगेगी। 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लगता। ठीक है, कोई फंड शो नहीं करने पड़ते, कोई कुछ नहीं शो करना पड़ता, क्योंकि आप वर्क परमिट पर जा रहे हो और वर्क परमिट में जो फंड या स्टेटमेंट होती है वो शो करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप स्टडी वीज़े पर जा रहे हो तो स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है। ठीक है, अब ये भी माइंड में रखो, अगर आप स्टडी वीज़े पर जा रहे हो तो आपको स्टेटमेंट शो करवानी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है वैसे ही पूछती है कि अगर आप वहाँ पर चले जाओगे आपको काम तो मिलेगा नहीं, आप स्टडी करोगे तो आपके पास बजट होना चाहिए। आप बजट शो करते हो कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं ईजिली अपनी वहाँ पर जाकर स्टडी करूँगा और इतने पैसे में से ये खर्चा करूँगा, ये मेरे पास फंड्स है जो मेरे वहाँ पर चलकर काम आएंगे। ठीक है, इसलिए बैंक स्टेटमेंट लगता है। वर्क परमिट के केसों में बहुत रेयर चांस होते हैं कि बैंक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत रेयर केस ही होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ तो विदाउट स्टेटमेंट में ही काम चलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाला और फुल इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन किया है। भाई ने बोला है कि भाई जो वर्क परमिट होता है क्या उसको मंगवाने में पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं।
अगर लगते हैं तो कितने लगते हैं और कितने नहीं लगते, मेरे को डिटेल में बताना। तो मैं आपको आज क्लियर कट आउट करता हूँ। जो वर्क परमिट होता है, जब एजेंट आपका वर्क परमिट मंगवाता है तो वो डील हुई होती है कंपनी के साथ एजेंट की। अब क्या अमाउंट उन्होंने फिक्स की होती है उसमें ये तो एजेंट ही जानता है, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल पर भी अगर माने तो भाई कम से कम 1.5-2 लाख रुपये मैं मानकर चलूँ, अगर एजेंट ने कंपनी के साथ डील की है तो भाई ऑब्वियसली बात है वो पैसे लगकर ही वर्क परमिट कंपनी करती है, क्योंकि वहाँ पर कंपनी वकील करती है, अपना एडवोकेट होता है जो आपका प्रोसेस वहाँ पर चलाकर वहाँ की इमिग्रेशन से अप्रूवल लेकर आपके एजेंट को, ठीक है, बेचती है कंपनी। फिर आपका जो एजेंट होता है वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो पैसे का सिस्टम होता है वो मैं भी फिक्स, मेरे को खुद को नहीं पता भी कितने एजेंट क्या डील चल रही है, उनकी क्या डील नहीं चल रही, क्योंकि वो तो उनका मैटर हो गया। लेकिन हाँ, वर्क परमिट के लिए कुछ अमाउंट होती है जो एजेंट जो है कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। रही बात, मैं बोलता हूं कि क्योंकि बहुत से एजेंट आजकल ऐसे ही मिल जाएंगे आपको जो आपके सभी पैसे बाद में लेंगे वीज़ा लगने पर। क्योंकि क्या होता है, अगर किसी एजेंट को आपने फाइल पकड़ा दी है, वर्क परमिट आपका आ गया, तो अगर आप बोलो कि मेरे को वहाँ पर नहीं जाना, मेरे को पासवर्ड वापस कर दो, तो भाई फिर वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट आपसे डिडक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो बनती भी है, क्योंकि उनका पैसा लगा होता है। वो जो भी वर्क परमिट वगैरह, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह करते हैं, उस पर मनी तो लगती है भाई, ये तो छोटी सी बात है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है इंडिया में अगर आप फोटो कॉपी भी करवाते हो तो 10 रुपये लगते हैं भाई। तो अगर आप सोच लो आपके लिए फाइल रेडी होगी तो आपके लिए खर्चा तो आएगा ही, एडवोकेट की फीस बकरी होगी, वाट एवर जो भी खर्चा और आएगा, ठीक है। सो जो भी होता है अमाउंट तो लगती है। अगर आपको कोई एजेंट अच्छा मिल जाए, वो बोलेगा कि मैं पैसे बाद में लूँगा, पहले आपको वीज़ा प्रोवाइड करवा कर दूंगा, फिर तो आपके लिए बहुत अच्छी सी बात है। अगर एजेंट आपसे पहले पैसे ले रहे हैं, वर्क परमिट का चार्ज कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो भाई उसमें जो है रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपके जो क्वेश्चन से आप क्लियर कट आउट होंगे। और एक मैं आपको लास्ट में बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोगों की जब फाइल लगी है, या जितने भी लोगों ने फाइल लगवानी है, या जितने भी लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई मेरे को एजेंट का नंबर प्रोवाइड कर दो, तो मैं इन सभी लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने किसी भी एजेंट को अपनी फ़ाइल पकड़ाई है तो पहले आप यही बात किया करो कि भाई पैसे देंगे बाद में, पहले वीज़ा। अगर किसी ने एजेंट को पैसे पहले दे भी दिए तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, वेट किया करो, उसको बोलो लास्ट टाइम मेरे को बता दे, 2 महीने 4 महीने जितना भी लगेगा, उसके बाद में अपना पासपोर्ट लेने का ट्राई किया करो। और जो भी आदमी मेरे से नंबर ले लेते हैं भाई, पहले फुल एंड फाइनल किया करो कि मैंने वीज़ा जो है लगवाना ही है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, मैं इस वीडियो में भी बोलूँगा, क्या कर रहे हैं लोग यार, क्वीरीज के लिए नंबर ले लेते हैं, फिर बाद में लगवाते भी नहीं भाई। उसमें ना तो कोई मेरा बेनिफिट, ना तो कोई आपका बेनिफिट, ना तो कोई एजेंट का बेनिफिट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप उसको कॉल करोगे वो आपकी बात नहीं सुनेगा, नेक्स्ट टाइम आप मेरे को मैसेज करोगे मैं भी नहीं आपकी बात सुनूंगा, ठीक है। अभी मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता है क्या कर रहे हैं भाई, मेरे को इतना मैसेज आता है ना डेली का यार, 15-15, 20-20 मैसेज आते हैं डेली के, ठीक है। जैसे अब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसके बाद में 15-20 मैसेज डायरेक्ट आ जाएंगे कि भाई उसका नंबर दे दो, उसका नंबर दे दो। भाई जब अमाउंट आपको बता दी जाती है, अमाउंट पर आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है, तब नंबर लिया करो। पहले बोलते भाई कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट का कोई चक्कर नहीं है, आप मेरे को नंबर दे दो, मेरे को लगवाना ही है, ठीक है। फिर आप उससे बात करते हो, फिर आप मेरे को बोलते कि भाई मैं देखूँगा, मैंने वहाँ पर फाइल पकड़ाई हुई है। तो भाई ऐसे ही बातें करने से किसी को कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप ही लॉस में जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई अच्छा एजेंट मिलने भी वाला होगा, अगर आप ऐसे किसी और के साथ भी करोगे तो आप ही लॉस में जाओगे। अगर मैं बात करूं कि आप सोच रहे हो कि बहुत से कम पैसों में अगर आपको कोई एजेंट आज की डेट में स्लोवाकिया या किसी और कंट्री में, शेंजन में एंटर करवा देगा, तो आप भूल ही जाओ। बहुत से एजेंट ऐसे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है चार्ज करते हैं, हाईली चार्ज करते हैं, ठीक है। जो मैं मतलब कि आपको एजेंट प्रोवाइड करवाता हूँ वो सबसे बड़ी बार पैसे बाद में लेता है, ठीक है। ये सिर्फ वीडियो में लास्ट में इसलिए मैंने बोला है क्योंकि बहुत से मैसेज आते हैं भाई, अगर मैं किसी को ना रिप्लाई दूँ तो वो क्या करते हैं, मेरी पोस्ट में मेरे को कमेंट करते हैं कि भाई आप मेरा मैसेज नहीं पिक कर रहे। जब मेरी उनसे बात होती है तो फिर बात ऐसे शांत हो जाती है जैसे पता नहीं कौन सा जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, झंडा गाड़ना है, वो गाड़ लिया तब ठीक है, ठीक है। सो आप अपना माइंड को सेट किया करो कि हाँ भाई मैंने लगवाने हैं, तो फिर मेरे से बात कर ली, फिर आप अपना नंबर ले लो और अपना अप्लाई करो। क्योंकि ऐसे करोगे आपका टाइम वेस्टेज होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप मेरे को फिर से मैसेज करोगे तो भाई मैं आपकी बात ही नहीं सुनूंगा, ठीक है।
क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को बहुत लार्ज अमाउंट में मैसेज आता है। बहुत अच्छी बात भी है, जो जो मेरे से बहुत अच्छे बात करते हैं, जिनका मैंने मतलब कि जिनके मेरी ओर से जैसे मैंने इनको नंबर प्रोवाइड कर दिया, वो जाकर लगवाएं, उनको तो पता है कि काम कैसे हो रहा है, और जो चले भी गए हैं उनको भी पता है, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे, कि काम अच्छा है कि क्या बुरा है, कैसी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कैसे वो जो जो एजेंट का मैं नंबर देता हूँ उनको, कैसे वो आपको मतलब की सर्विस देते हैं, वट जो भी है वो सब कुछ उनको पता होता है, जो उनसे लगवा कर गए हुए हैं। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके बेनिफिट लिए वीडियोस आती है, आपके लिए मैं नॉलेज गेन करके आपको बताने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने बोला है आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा। अगर किसी बात का बुरा लगा है तो कमेंट में भी मेरे को बता देना। ठीक है, आप मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।